हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आइए एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट, हाँ, एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज है स्टूडेंट, जिसके बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में नहीं बताया था, अभी बताने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, हमने वहां पे 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में बात की, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा एंड सो ऑन। ठीक है, वो बाकी देंगे। तो इसमें एक चीज और थी समझने लायक, वो क्या थी? ये थीटा। थीटा क्या है एक्चुअली? ठीक है, यहाँ पे हम थीटा 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 बोल रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? थीटा। तो थीटा क्या है एक्चुअली? मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि हम इस ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में बेसिकली फोकस करने जा रहे हैं राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर। ठीक है, पूरी जो चर्चा होने वाली है, हमारी डिस्कशन होने वाला है, ये पूरा पूरा होगा राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो जो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल होता है, इसमें आपको ये तो पता ही है कि एक एंगल तो 90 डिग्री का होगा ही होगा। ठीक है, वन एंगल शुड बी ऑफ 90 डिग्री, बट अदर देन दिस दो एंगल और होते हैं एंड दे आर एक्यूट एंगल्स। ओके, ये आपको पता ही है कि एक्यूट एंगल्स होंगे। मान लीजिए आपका राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी, जिसमें बी पर राइट एंगल बन रहा है, बाकी के दो एंगल जो है वो तो आपके एक्यूट एंगल है ही। ठीक है, तो यहां पर ये जो एंगल है, या तो ये थीटा होगा या फिर ये थीटा होगा, इसको हम थीटा बोलते हैं। मतलब एंगल को हम थीटा के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अभी थीटा कितना हो सकता है? कुछ भी हो सकता है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बट ये एक एंगल है। ठीक है, थीटा क्या है? एंगल है। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है, इसी थीटा के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब एक चीज ध्यान रखिएगा हमेशा कि इसमें आपने 3 चीजें पढ़ी है कि एक हाइपोटेनस होता है, एक परपेंडिकुलर होता है, एक बेस होता है। ये चीज तो आपने पढ़ रखी है, बट एक चीज और है इसमें। क्या? वो क्या है कि आप हमेशा इस वर्टिकल लाइन को ही परपेंडिकुलर बोलेंगे, ये जरूरी नहीं है। अभी तक आप जो आपकी प्रीवियस क्लास से पढ़ते आए, हमेशा वर्टिकल लाइन को ही हम परपेंडिकुलर लेकर चल रहे थे, बट ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है ये। ठीक है, जरूरी नहीं है। तो कैसे हम जज करेंगे कि क्या यही परपेंडिकुलर है या ये परपेंडिकुलर है? तो ये आप पता करेंगे इस थीटा के थ्रू। थीटा के थ्रू, थीटा क्या है? एक एंगल, कोई सा भी एक एक्यूट एंगल हो सकता है। दो एक्यूट एंगल होते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, तो या तो ये सी वाला एक्यूट एंगल होगा या फिर ए वाला एक्यूट एंगल होगा। तो वो क्वेश्चन में बताया जाएगा आपको कि कौन सा एक्यूट एंगल है। तो एंगल के हिसाब से आपको पहले जजमेंट लगाना है कि कौन परपेंडिकुलर होगा, कौन बेस होगा। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो आपका थीटा है, एंगल जिसके बारे में क्वेश्चन में बात होगी, उसके सामने वाली साइड को ही हमेशा आप परपेंडिकुलर सपोज करेंगे या परपेंडिकुलर लेकर चलेंगे। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या होगा? एंगल के सामने वाली साइड ही हमेशा परपेंडिकुलर होगी। तो जैसे कि हम मैं थीटा यहाँ पे रख रहा हूं, मतलब इस एंगल के बारे में बात कर रहा हूं, जो वर्टेक्स सी पर एंगल बन रहा है उसके बारे में अगर मैं बात कर रहा हूं, तो हमारा परपेंडिकुलर कौन होगा? एंगल के सामने वाली साइड, ये ए बी जो है हमारा, वो एक परपेंडिकुलर होगा। और अगर ए बी परपेंडिकुलर है तो बीसी आपका बेस होगा ही होगा। ठीक है, हाइपोटेनस तो आपका सेम ही रहना है। ठीक है, हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल, तो वो तो हाइपोटेनस ही रहेगा, उसमें चेंजेस नहीं करना है। चेंजेस केवल परपेंडिकुलर और बेस में होता है कि हम किसको परपेंडिकुलर माने और किसको बेस माने। तो किसके थ्रू आप पता करोगे? थीटा के थ्रू पता करोगे। थीटा जो भी एंगल क्वेश्चन में बोला जाएगा, ठीक है, या तो वो एंगल सी का बोलेगा या एंगल ए का बोलेगा, ठीक है, या डायग्राम देगा उसमें बताएगा, तो उसके थ्रू आपको पता करना है। तो अगर ये एंगल सी पर बन रहा है थीटा, ठीक है, यहाँ पे एंगल जो बन रहा है उसके बारे में बात हो रही है, तो आपका परपेंडिकुलर कौन होगा? ए बी, और बेस कौन होगा? बीसी। बट अगर एंगल ये नहीं है, इस एंगल के बारे में बात हो रही है, थीटा यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, इस एंगल के बारे में बात हो रही है, तो आपका परपेंडिकुलर कौन होगा? बीसी। परपेंडिकुलर कौन होगा? बीसी। और अगर ये परपेंडिकुलर बन गया तो ये क्या बन जाएगा? बेस बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? आपका बेस। और ये क्या बन जाएगा? परपेंडिकुलर। तो कुछ नहीं है, बस एक छोटी सी चीज याद रखिए आप कि जहां एंगल है उसके सामने वाली साइड को ही हमेशा हम परपेंडिकुलर लेकर चलेंगे। क्लियर? और कुछ नहीं, बस एंगल देखो, एंगल कहां बन रहा है, किसके बारे में बात हो रही है, ठीक है, उसके सामने वाली साइड को हमेशा आपको परपेंडिकुलर लेकर चल रहा है। ठीक है, ओके। जैसे मैं बोलूं कि साइन ए, ठीक है, ये ए क्या है? या तो थीटा लिख दो या ए लिख दो या सी लिख दो, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट वो पॉइंट एग्जिस्ट करना चाहिए राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, या तो मैं केवल थीटा लिख दूं तो थीटा को बताओ थीटा कहाँ है, ठीक है, और अगर ए बोल दूं मतलब ए एंगल जो है, वर्टेक्स ए पर जो एंगल बन रहा है उसके बारे में बात हो रही है। अगर सी लिख दूंगा तो जहां पर सी पॉइंट है वहां के एंगल के बारे में बात हो रही है। इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा साइन ए, तो ए पर एंगल है उसके बारे में बात हो रही है। साइन ए लिखा मतलब ए पर जो एंगल है उसके बारे में बात हो रही है। तो अगर इसके बारे में बात हो रही है तो साइन क्या होता है? साइन हमारा पी बाय ए होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है,
तो साइन ए इक्वल टू होता है पी बाय एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कौन होगा? एंगल किसकी बात हो रही है? ए की, मतलब जो ए पर बन रहा है उसकी बात हो रही है। तो ए पर अगर एंगल बन रहा है तो परपेंडिकुलर कौन होगा? बीसी होगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा बीसी बाय एसी। हाइपोटेन्यूज तो आपका एसी रहना ही है, बट अगर ऐसा नहीं लिखा है, ऐसा लिखा है साइन थीटा, तो अब देखो थीटा का बना है, अगर यहां बना है थीटा तो आपका पी बाय एच तो यही रहना है, बीसी बाय एसी। बट अगर थीटा यहां नहीं बना है, यहां बना है, तो फिर थर्ड कंडीशन में आपका क्या बनेगा? पी बाय एच। अब थीटा यहां बन गया, मतलब एंगल इसकी बात हो रही है, यहाँ पे थीटा लिखा है, थीटा कहाँ है? सी पर है, तो अब परपेंडिकुलर कौन होगा? ए बी होगा। यहाँ पे ये ए बी परपेंडिकुलर बनेगा और हाइपोटेन्यूज तो एसी का ही। बट अगर ऐसा नहीं लिखा है, केवल ऐसा लिखा है साइड सी, तो भी बात वही है कि सी पर जो एंगल है उसके बारे में बात हो रही है, सी पर एंगल इसके बारे में बात हो रही है, मतलब परपेंडिकुलर आपका कौन होगा? ए बी ही होगा। ये हो जाएगा आपका ए बी बाय ए सी। तो कुछ भी लिखा हुआ आ सकता है, इस डजंट मैटर, ठीक है। ध्यान क्या रखना है आपको? केवल एंगल को ध्यान रखो कि कौन से एंगल के बारे में बात हो रही है, उसके सामने वाली साइड को ही आपको परपेंडिकुलर लेकर चलना है, दैट्स इट। और अगर वो परपेंडिकुलर बन जाती है तो दूसरी बची हुई साइड कौन होगी? आपकी बेस होगी, ठीक है स्टूडेंट। चलिए आइए अब कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आइए अब कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं एक्सरसाइज के। ओके, तो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 8.1, ठीक है। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, in a triangle ABC, right angle at B, AB is 24 centimeter, BC is 7 centimeter, then determine sin A, cos A, sin C, cos C। ठीक है स्टूडेंट, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। आप देख सकते हो क्या बोला गया है कि ABC हमारा एक ट्राइंगल है, राइट एंगल एट B, मतलब ABC हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें राइट एंगल जो है वो पॉइंट B पर, हमारा जो वर्टेक्स B पर है उस पर बन रहा है। आप A और C को कहीं भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट B जो है वहीं पर होना चाहिए जहां पर आपका राइट एंगल बनेगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियर बोला गया है कि राइट एंगल एट B। ओके स्टूडेंट, मतलब B पर आपका राइट एंगल बन रहा है, ठीक है। AB is 24 सेंटीमीटर, तो ये हमारा जो AB है ये 24 सेंटीमीटर का है, ठीक है। एंड BC is 7 सेंटीमीटर, ये जो BC है हमारा ये 7 सेंटीमीटर का है, ठीक है। चलिए अब हमें फाइंड करना है साइन A, cos A, sin C एंड cos C। सबसे पहले फाइंड करते हैं साइन A। तो ये है हमारा फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन। तो साइन मैंने आपको बताया था, साइन क्या होता है? P बाय H। क्या होता है? P बाय H। तो अब देखिए यहाँ पे एंगल कौन सा है? A, मतलब ये एंगल A पॉइंट वाला एंगल, इस एंगल के बारे में बात हो रही है। तो इस एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन होगा? परपेंडिकुलर होगा आपका BC। मैंने आपको बताया था जिस भी एंगल के बारे में बात हो रही होगी उसके सामने वाली साइड को हमेशा हम परपेंडिकुलर लेंगे, ठीक है। तो एंगल A के बारे में बात हो रही है, मतलब परपेंडिकुलर आपका कौन होगा? BC, ठीक है। तो साइन A इक्वल टू होगा आपका BC डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कौन है आपका? AC है, उसको तो आप AC रहने देंगे, ठीक है। अब देखो BC की वैल्यू तो आपको पता है 7, AC की वैल्यू पता है क्या? नहीं, AC की वैल्यू हमको नहीं पता है। तो AC की वैल्यू हम फाइंड कैसे करेंगे? बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो बाय PT थ्योरम। सबसे पहले आप एक काम कीजिएगा, इन चीजों को फाइंड करने के लिए आपको तीनों साइड्स पता होनी जरूरी है, इसलिए सबसे पहले PT थ्योरम जरूर लगा लीजिएगा। तो PT थ्योरम क्या होती है? वो होती है आपकी H² इक्वल टू P² प्लस B², ये होती है, ठीक है। अभी हर एक एंगल के हिसाब से कुछ अलग अलग होगी, तो मैं इसको ना लिखते हुए डायरेक्टली लिखूंगा कि AC² इक्वल टू AB² प्लस BC², ठीक है। तो AC² हमको पता है, AC नहीं तो AC को ऐसे रहने दें। AB कितना है हमारा? 24, तो 24² प्लस BC में 7²। तो AC² इक्वल 24 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 4 4 16, 576 एंड 49। तो AC² इक्वल टू, इनको ऐड कर लीजिए, ये हो जाएगा 5, 11 एंड 12 एंड 6। That means AC will be of 25 सेंटीमीटर। तो ये तुम्हारा जो है ये होगा आपका 25 सेंटीमीटर, ठीक है। AC की वैल्यू आपकी कितनी आएगी? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपका AC 25 सेंटीमीटर आ गया। तो अकॉर्डिंग टू दिस साइन A इज P बाय H और A के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर होगा BC। A के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन होगा? BC। तो BC बाय AC। अब BC कितना है आपके पास? 7, तो ये आपने लिख दिया 7, ठीक है। AC कितना है आपके पास? 25, तो 25। दिस इज योर आंसर।
साइन ए की वैल्यू आ गई। अब ऐसे कोस ए निकाल लीजिए। कोस ए, कोस क्या होता है? बी बाय एच। ठीक है, याद रखिएगा, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल। ठीक है, तो कोस क्या होता है? बी बाय एच, बी बाय एच। तो ये आपको जब एग्जाम में क्वेश्चन को सोल्व कर रहे होंगे तब आपको ये पी बाय एच बी बाय एच लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये आपको अंडरस्टूड होना चाहिए, आपके माइंड में आपको लेकर चलना है। ठीक है, ये मैं केवल अभी समझाने के हिसाब से बता रहा हूँ। एग्जाम में जब भी आप आंसर सॉल्यूशन करोगे तो उसमें आपको ये नहीं लिखना है। ठीक है, अभी केवल समझाने के लिए बता रहा हूँ। कोस ए इक्वल टू बी बाय एच। तो बी कितना है आपका? बेस। बेस आप देखिए, ए है एंगल, एंगल ए है तो ये परपेंडिकुलर है और ये परपेंडिकुलर है, तो बेस कौन हुआ? ए बी। तो बेस होगा आपका ए बी बाय ए सी। हाइपोटेन्यूज तो आपका एसी है। अब ए बी कितना है आपके पास? 24। तो 24 डिवाइडेड बाय ए सी कितना है? 25। तो दिस इज आंसर। ओके, चलिए अब साइन सी फाइंड करते हैं। ठीक है, साइन सी फाइंड करते हैं। तो भूल जाइए कि यहाँ पे वो एंगल है, क्योंकि अब एंगल सी के बारे में बात हो रही है। साइन सी तो होता तो साइन वही है, पी बाय एच, बट सी है। एंगल कौन सा है? सी। इस एंगल के बारे में बात हो रही है। तो अब परपेंडिकुलर कौन होगा? ए बी होगा। ठीक है, तो यहां पर आप लिखेंगे ए बी बाय एच। एच तो आपका एसी है ही। ठीक है, तो ए बी की वैल्यू कितनी है? 24 और एसी कितना है हमारा? 25। आंसर। ठीक है, अब ऐसे ही हम अगर कोस सी निकालेंगे तो कोस सी क्या होता है? बी बाय एच होता है। तो सी एंगल के लिए परपेंडिकुलर ए बी होगा तो बेस कौन होगा? बीसी होगा। तो यहाँ पर हमारा बेस होगा बीसी डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज आपका एसी है ही। तो बीसी की वैल्यू कितनी है? बीसी की वैल्यू हमारी 7 है और एसी की वैल्यू 25। ठीक है, तो ये आपकी 1 1 2 3 4 चारों वैल्यूज आ गई। अब ऐसे ही आप बाकी के ट्रिग्नोमेट्री रेशियो भी फाइंड कर सकते हैं। अगर इसी क्वेश्चन में बोला जाता कि tan ए भी फाइंड कीजिए, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ tan ए और यहाँ tan सी भी लिखा होता, ठीक है, उनकी वैल्यू भी फाइंड कीजिए। तो आप क्या करेंगे? आप कुछ नहीं, जैसे हमने लिखा है इनको फाइंड किया वैसे उनको भी फाइंड करेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे। tan ए, तो tan ए क्या होता है? tan ए होता है p बाय बी, p बाय बी। ठीक है, अब एंगल ए के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन होगा? p मींस परपेंडिकुलर। एंगल ए के हिसाब से परपेंडिकुलर होगा bc, p हो जाएगा bc। और b बेस कौन हो जाएगा? ab, ab बेस हो जाएगा। अगर bc परपेंडिकुलर है, एंगल ए है, ठीक है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है मैंने? tan ए के लिए परपेंडिकुलर bc होगा, मतलब p कौन है हमारा? bc है। तो अगर ये bc जो है परपेंडिकुलर हमारा, तो बेस कौन हुआ? ab हुआ। ठीक है, तो ये BC की वैल्यू जो है हमारी कितनी है? 7 और AB की वैल्यू हमारे पास है 24। दिस इज योर आंसर। ओके, अब मैं अगर tan C निकालूं तो tan C फिर से वही p बाय b तो होना है, पर अब परपेंडिकुलर कौन होगा? C एंगल के लिए, C एंगल के लिए आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो इसको मिटा दिया मैंने। ठीक है, C एंगल के लिए परपेंडिकुलर आपका AB होगा, तो यहाँ पे आप AB लिखोगे डिवाइडेड बाय, अगर ये परपेंडिकुलर है तो फिर ये बेस होगा, तो बेस में कौन आएगा? BC आएगा। तो AB हमारा 24 और बेस है हमारा 7, तो ये होगा आपका आंसर। ठीक है, ऐसे ही आप बाकी के 3 ट्रिग्नोमेट्री और जो बचे हुए हमारे कोसेक, सेक, कोट, उनको भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, वेरी इजी। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है इन फिगर फाइंड tan p माइनस कोट r। ठीक है स्टूडेंट, ये आपको डायग्राम क्वेश्चन में दिया हुआ है। इस डायग्राम के थ्रू आपको इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है, tan p माइनस कोट r। ठीक है, tan p माइनस कोट r फाइंड करना है, मतलब पहले आपको tan p फाइंड करना है और उसके बाद कोट r फाइंड करना है, और उसके बाद दोनों की वैल्यूज को सबट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो चलिए फाइंड करते हैं इसको। सबसे पहले चीज देखिए tan p। tan क्या होता है? p बाय b। tan क्या होता है? p बाय b। तो ये परपेंडिकुलर ये बेस या फिर ये परपेंडिकुलर ये बेस होने वाला है, तो इसकी वैल्यू सबसे पहले हमको फाइंड करना जरूरी है। जब तक हम इसकी वैल्यू फाइंड नहीं कर पाएंगे तब तक हम इनकी वैल्यूज फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो पहला काम क्या होगा हमारा? इसको फाइंड करना। तो सबसे पहले हम इस साइड की लेंथ पता करेंगे, कैसे? बाय पीटी थ्योरम। ओके, तो सॉल्यूशन में हम लिखते हैं बाय पीटी थ्योरम। ओके, बाय पीटी थ्योरम वी नो दैट पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो पी आर कितना है आपका? 13 है, तो आप लिखोगे 13 स्क्वायर। पी क्यू कितना है आपका? 12, तो ये आप लिखोगे 12 स्क्वायर। और क्यू आर का भी हमको पता करना है।
13 square means 169, 12 square is 144 and QR square is QR square. 144 आपका इधर आ जाएगा तो ये 169 माइनस 144 इक्वल टू QR स्क्वायर. तो यहाँ पे कितना बचेगा 25 इक्वल टू QR स्क्वायर. सो दिस इम्प्लाइज दैट हम और करके भी लिख सकते हैं कि QR स्क्वायर इक्वल टू 25 एंड QR is 5. That means this is 5 सेंटीमीटर. तो QR तो आपको मिल गया. अब इनकी वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं. ठीक है, अब क्या करेंगे नाउ पहले 10P फाइंड करते हैं. क्या फाइंड करेंगे 10P. तो एंगल कौन हुआ P, इसके बारे में बात कर रहे हैं. तो इसके बारे में बात कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर कौन होगा, ये होगा, क्योंकि 10P क्या होता है P बाय B. क्या होता है P बाय B. अब P मीन्स परपेंडिकुलर, तो एंगल P के लिए, इस एंगल P के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा QR. तो यहाँ पे हम लिख देते हैं QR डिवाइडेड बाय B. B मीन्स बेस. अगर ये परपेंडिकुलर है तो बेस कौन होगा PQ. तो ये PQ. ठीक है, तो इसकी वैल्यू मैं इधर लिख देता हूँ, स्पेस कम पड़ेगा. QR कितना है हमारा 5, PQ कितना है हमारा 12. तो ये हो गया हमारा 10P. ठीक है, नाउ कोट R एंड कोट R. तो अब इस एंगल को भूल जाइए आप, एंगल इसकी बात हो रही है R की. तो अगर R के एंगल की बात हो रही है तो परपेंडिकुलर कौन होगा दिस और बेस कौन होगा दिस. अब कोट क्या होता है, कोट जो होता है वो 10 का रेसिप्रोकल होता है, वो होता है B बाय P. कितना होता है B बाय P. ओके, तो R के लिए B है P है. ठीक है, कोट मतलब B बाय P. तो B कौन है R के लिए, R के लिए ये परपेंडिकुलर है तो बेस कौन है ये है. तो ये होगा आपका QR बाय PQ. ठीक है, QR बाय PQ, क्योंकि कोट की बात हो रही है. कोट होता है बेस बाय परपेंडिकुलर. तो इस एंगल के लिए बेस यही होगा, सामने वाली तो परपेंडिकुलर होती है. तो ये देखो बेस बाय परपेंडिकुलर. ओके, तो QR की वैल्यू और PQ की वैल्यू सेम वही आ जानी है 5/12. ठीक है, अब हमको जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है उसके बारे में बात करते हैं. देन 10P माइनस कोट R मतलब 5/12 माइनस 5/12 विच इज 0. दिस इज योर आंसर. वेरी इजी. ठीक है, चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 3. ओके स्टूडेंट, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है इफ sin A इक्वल टू 3/4 देन फाइंड cos A एंड tan A. ठीक है, आपको cos A और tan A की वैल्यू फाइंड करनी है. sin A की वैल्यू आपको गिवन है. ठीक है, अब देखिए आप पहले cos A क्या होता है आपका B बाय H और tan क्या होता है P बाय B. मतलब आपको परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस तीनों चीजों की जरूरत है ही है. जब तक आप इन तीनों चीजों को पता ना कर ले तब तक आप इनकी वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते. तो सबसे पहले हम इनकी वैल्यूज फाइंड करेंगे. ठीक है, ओके, अब तीनों को फाइंड करना है आपको. परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस एंड बेस तीनों चीजों को आपको फाइंड करना है. हमारा राइट एंगल ट्रायंगल ABC है. ठीक है, चलिए देखिए sin A की वैल्यू 3/4 आपको गिवन है. sin क्या होता है, sin होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. मतलब आपको परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस की वैल्यू 3/4 गिवन है. अब परपेंडिकुलर कौन होगा, एंगल A के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन होगा BC होगा, है ना. मतलब आपको BC डिवाइडेड बाय AC. ठीक है, BC और AC परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो 3/4 गिवन है. तो क्या BC और AC एग्जैक्ट आपको गिवन है, नहीं. BC और AC का रेशियो आपको गिवन है. ठीक है, तो एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी हमको पता है क्या, नहीं पता है. तो क्या करेंगे, इनका कुछ ना कुछ मल्टीपल होगी. तो सबसे पहले हम सपोज करेंगे. ठीक है, तो लेट BC इज 3K एंड AC इज 4K. ठीक है स्टूडेंट, हमने सपोज कर लिया कि BC और AC जो है वो 3 का और 4 का मल्टीपल होंगे. क्यों, क्योंकि ये इनका रेशियो दिया हुआ है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी है. फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए आपका BC जो है और AC, ठीक है, BC की एग्जैक्ट लेंथ अगर आपकी 12 होती और AC की एग्जैक्ट लेंथ 16 होती, तो देखिए आप इसको कैंसिल आउट करते हो जाओगे तो आपको ये 3/4 मिलेगा. मिलेगा कि नहीं मिलेगा. ये लास्ट नंबर होता है, जो रेशियो होता है वो एकदम लास्ट में जब आप कैंसिल आउट इस तरह से करते हुए आते हो ना, तो लास्ट में जो नंबर बचता है आपका लिस्ट नंबर वो होता है. ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है. अब इसी के अकॉर्डिंग अगर मैं बोलूं कि हो सकता है BC 15 हो और ये 20 हो, देखिए आप इसको कैंसिल करके आपको फिर से 3/4 मिल जाएगा. इसको आप 5 से कैंसिल कीजिए 3 टाइम, 5 से कैंसिल कीजिए 4 टाइम. तो अगर 15 और 20 हुई तो भी रेशियो 3/4 आएगा. 12 और 16 एग्जैक्ट लेंथ होती तो भी रेशियो 3/4 आ रहा है. इसका मतलब क्या है,
कि जो भी एग्जैक्ट वैल्यू होगी वो कुछ ना कुछ 3 और 4 का मल्टीपल होगी, 3 और 4 नहीं होगी, ये जरूरी नहीं कि 3 और 4 ही हो, उनका कुछ ना कुछ मल्टीपल होगी। तो इसलिए हमने क्या किया, 3 का कोई मल्टीपल और 4 का कोई मल्टीपल मान लिया। ठीक है, चलिए, क्योंकि आप देख सकते हो कि ये क्या है 12, 3 इंटू 4 है, ये क्या है 3 इंटू 5 है, ये क्या है 4 इंटू 4 है, ये क्या है 4 इंटू 5 है। तो देखो ये 4 का मल्टीपल है 4 टाइम वाला, ठीक है, ये 12 का, ये जो 3 का मल्टीपल है 4 टाइम वाला, ये 4 का मल्टीपल है 25 टाइम वाला, ये 3 का मल्टीपल है देखो 5 टाइम वाला। तो इस तरह से बोल रहा हूँ कि 3 के मल्टीपल है देखो 5 टाइम 4 टाइम वाले मल्टीपल है ना, तो वैसे ही कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हमने के मान लिया। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया और क्यों रखा है मैंने। ठीक है, के क्यों रखा है। चलिए, तो बीसी हमने क्या मान लिया है 3K और एसी हमने मान लिया है 4K। तो पहले हम सबसे पहले ए बी फाइंड कर लें। ठीक है, तीनों साइड हमें पता होना जरूरी है, तब तक हम इसको फाइंड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो नाउ बाय पीटी थ्योरम, पीटी थ्योरम से हम थर्ड साइड पता कर लेंगे। ठीक है, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये हम जानते ही हैं। तो AC कितना है हमारा 4K, तो ये हो गया 4K होल स्क्वायर। AB हमको पता करना है, इसको एज इट इज रहने दीजिए। ठीक है, BC कितना है हमारा 3K, तो इसको हम 3K का होल स्क्वायर लिख देंगे। 4K होल स्क्वायर में 16K स्क्वायर। ठीक है, AB स्क्वायर एज इट इज, ठीक है, और 3K स्क्वायर मीन्स 9K स्क्वायर। अभी 9K स्क्वायर इधर आएगा, ये हो जाएगा 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर। तो 16 में से 9 जाएंगे, कितने बचेंगे 7K स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर। तो AB स्क्वायर इज आर 7K स्क्वायर। तो AB कितना हो जाएगा हमारा, स्क्वायर रूट निकाल लीजिए दोनों तरफ, तो ये 7 हो जाएगा और K के ऊपर भी स्क्वायर रूट आएगा, तो स्क्वायर के कारण वो K कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो AB इज आर 7 रूट 7K। ठीक है, AB आ गया। चलिए, अब हम फाइंड करेंगे कोस एंड टेन। नाउ कोस ए, कोस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब बेस बताइए क्या होगा, एंगल ए, एंगल ए के सामने ये तो परपेंडिकुलर हुआ, तो बेस कौन हुआ AB, तो बेस होगा आपका AB डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस मींस AC। अब AB कितना है आपका रूट 7K और AC कितना है आपका 4K। तो K से K तो कैंसिल हो गया, आंसर क्या आया रूट 7/4। ठीक है, ओके। नेक्स्ट 10, 10A, 10 क्या होता है P/B होता है। ठीक है, ये चीजें आपको लिखनी नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ आपको, एग्जाम में आप इस चीज को नहीं लिखे, डायरेक्ट ये चीज लिखे। ठीक है, ये केवल समझने के लिए बता रहा हूँ। P/B परपेंडिकुलर क्या है आपका, सॉरी ए एंगल है, ए एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है BC और बेस कौन होगा AB। तो BC कितना है आपका, BC है आपका 3K। ठीक है, BC कितना है आपका 3K और AB कितना है आपका रूट 7K। तो कैसे के कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा 3/√7। दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके स्टूडेंट्स, सो वेरी इजी। आई होप आपको सब समझ में आ रहा होगा। चलिए।